हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा फ्लूइड्स डायनामिक्स को देखने जा रहे हैं। किसको देखने जा रहे हैं बेटा? फ्लूइड्स डायनामिक्स को देखने जा रहे हैं। ठीक है, सो फ्लूइड्स डायनामिक्स को हम देखने जा रहे हैं। फ्लूइड्स डायनामिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से देखिएगा। फ्लूइड्स स्टैटिक्स के बारे में काफ़ी कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आइडियल फ्लूइड्स क्या होते हैं। यहाँ पर थोड़ा गलत लिख गया है। ये होता है इनकम्प्रेसिबल, जिसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, दबा नहीं सकते हैं। नॉन विस्कस, जिसमें कोई फ्रिक्शन नहीं होगा, है ना। और स्ट्रीमलाइन होता है। ये स्ट्रीमलाइन क्या होता है, ये थोड़ा सा सब गलत लिख गया है, तो आप थोड़ा ऊपर आ जाइए बेटा। यहाँ पर दो तरह का हमारे पास फ्लो होता है, एक स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है, एक टर्बुलेंट फ्लो होता है। तो जैसे मान लीजिए वाटर के ही पार्टिकल 1 2 3 4 5 5 पार्टिकल्स ऐसे हैं, तो ये 5 पार्टिकल्स हमेशा अपने ऑर्डर में ही रहेंगे और अपनी वेलोसिटी सेम ही रखेंगे। इस टाइप का जो फ्लो होता है, इस टाइप के फ्लो को बोलते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। जब कभी आप अपने घर पर देखे होंगे बेटा, और ऐसे नल जो होता उसको चालू अगर आप कर देंगे, ठीक है ना, तो नल में कई बार ऐसा होता है कि बिल्कुल आराम से पानी ऐसे गिरता है, एकदम बिल्कुल दिखाई देता प्रॉपर। तो जब धीरे धीरे पानी गिरता हो तो वो किस टाइप का कहलाएगा? स्ट्रीमलाइन कहलाएगा। लेकिन कभी ऐसा हो गया है ना कि बहुत तेज़ी से गिरना शुरू हो जाता है, सब मिक्स हो जाते हैं, एक में एक ऐसे मिक्स हो शुरू हो जाते हैं। डेट मीन्स ये है बेटा कि इनके ऑर्डर में, यहाँ पर देखिए ऑर्डर बदल गया। ये 1 वाली पोजीशन पर 2 आ गया और 2 वाली पोजीशन पर 1 चला गया। देखिए यहाँ पर देखिए ऑर्डर बदल गया। 4 की पोजीशन में 5 चला गया, 5 की पोजीशन में 4 चला गया, ऑर्डर बदल गया। तो स्पीड बदल गया होगा, ऑर्डर बदल गया होगा। तो इस टाइप का अगर फ्लो कहलाता है तो इसको बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। कौन सा फ्लो का बोलते हैं? टर्बुलेंट फ्लो। ध्यान रखिए कि दो बातों के, एक तो टर्बुलेंट और दूसरा स्ट्रीमलाइन। तो आइडियल जो फ्लूइड्स होती हैं बेटा, उसमें इनकम्प्रेसिबल, नॉन विस्कस और स्ट्रीमलाइन होती हैं। स्टडी फ्लो अब उसी के बोल रहा है बेटा, स्ट्रीमलाइन फ्लो को ही बोला जा रहा है। इफ द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड पार्टिकल एट एनी पॉइंट डज नॉट वेरी विद टाइम, टाइम के साथ वेरी नहीं करेगा, द फ्लो इज सेड टू बी द स्टडी। स्टडी फ्लो इज ऑल्सो कॉल्ड द स्ट्रीमलाइन या लैमिनार फ्लो भी इसको बोलते हैं। द वेलोसिटी एट द डिफरेंट पॉइंट मे बी डिफरेंट, अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग वेलोसिटी हो सकता है। हेंस अगर मैं इसको एक डायग्राम के थ्रू समझाऊं तो इसको बता सकता हूं कि जैसे इस वाले पॉइंट पर यहाँ पर टेंजेंट वेलोसिटी v1 है, इस वाले पॉइंट पर टेंजेंट v2 है, इस तरह से आगे v3 भी आ सकता था। तो ये v1 और v2 कोई भी पार्टिकल इस वाले से जब भी गुजरेगा तो उसकी स्पीड सेम रहने वाली है। इट इज़ नोन एज द स्टडी फ्लो या फिर स्ट्रीमलाइन फ्लो या लैमिनार फ्लो, यही होता है बेटा। चलिए अब आगे कहानी हम करते हैं बेटा। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी किसको बोलते हैं? किसको हम देखने जा रहे हैं बेटा? प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी को देखने जा रहे हैं। बहुत ही इजी सा टॉपिक और समझने के लिए बहुत ही मजेदार टॉपिक है ये, क्योंकि बच्चे इसको इग्नोर कर लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी को सोचते हैं कि ये क्या है सर, पर यहीं से पूरी कहानी आपकी यहीं से चलेगी इस, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी से ही चलेगी। क्या बोल रहा है? इट स्टेट्स दैट व्हेन ए इनकम्प्रेसिबल ए नॉन विस्कस लिक्विड, कुल मिला के आइडियल फ्लूइड्स के बारे में बात कर रहा है, ठीक है ना। flow in a streamlined motion through a tube of the non-uniform cross section। देखिए नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का मतलब एक जगह ज़्यादा है और एक जगह क्या है, कम है। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, कम है, छोटी है। देन द प्रोडक्ट ऑफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, प्रोडक्ट ऑफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो, और वेलोसिटी ऑफ द फ्लो इज सेम एट एवरी पॉइंट। इस पूरे ट्यूब में कहीं भी आप एरिया और वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्ट हमेशा सेम होता है। कई बार आप पाए होंगे बेटा कि छोटे बच्चे जो होते हैं वो ऐसे घर में ऐसे पाइप लगी होती है, तो पानी पानी देने के लिए पापा बोल देते हैं उनको, तो क्या करते हैं ना, हाथ से इस वाले सेक्शन को ना दबा देते हैं वो सब। तो जैसे ही दबाते हैं इसकी एरिया कम हो जाती है। जब जैसे एरिया कम होती है तो वेलोसिटी बढ़ जाती है, क्योंकि इसको तो रखना है कांस्टेंट। क्या रखना है बेटा? इसको कांस्टेंट रखना है। तो अगर इसको आपने कम कर दिया एरिया को, तो वेलोसिटी को बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो ये कांस्टेंट रह पाएगा। तो ये कई बार छोटे बच्चे आपको देखे होंगे। दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हैं कि आप कभी गए होंगे नदी के पास में, ठीक है ना, तालाब के पास में, नदी के पास में बोल दीजिए, जब पानी बहता हुआ है, तो वहाँ पर आप पाए होंगे कि सपोज यहाँ पर 3 एरिया दिखाई देगा। एक A1 दिख रहा है बेटा, एक A2 दिख रहा है बेटा, और एक क्या दिख रहा है, A3 दिख रहा है बेटा।
A1 में तो नॉर्मल जो उसका एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया वही दिख रहा होगा। A2 में क्या है, कोई बड़ा सा पत्थर उत्तर आ गया है इसके बीच में, तो उसकी एरिया कम हो गई है। A3 में उसके बाद पत्थर के बाद ना गहरा हो गया है पानी बिल्कुल, मतलब कुछ गड्ढा उड्ढा हो गया होगा बहुत ज़्यादा। तो एक बच्चा ऊपर से ना देखना शुरू किया, इस वाले पोजीशन से देखना शुरू कर रहा है। मान ली कोई बच्चा यहाँ पर खड़ा है और देख रहा है इस नदी के पानी को, नदी के पानी को देख रहा है। जब वो देख के क्या पाएगा कि जहाँ पर पानी गहरा है, बहुत ज़्यादा गहरा है, ये थर्ड वाले पर, उस जगह पर वेलोसिटी सबसे कम, एकदम शांत जल, एकदम रिलैक्स रहेगा पानी। अच्छा, जिस जगह पत्थर है उस जगह हलचल ज़्यादा रहेगी, उस जगह पानी तेज चलेगा, और जिस जगह पर मीडियम उस वक्त नॉर्मल अपनी स्पीड चल रही है। तो अगर कोई ये सोचे कि ये गहरा है और यहाँ शांत है, तो हम तो शांत जल है सर, यहाँ पर ज़्यादा गहरा नहीं होगा। अगर उल्टा दिमाग लगा लिया बच्चा, तो ये डूबने की पूरी संभावनाएं होती हैं यहाँ पर। तो कभी भी आप देखिएगा कि अगर शांत जल है तो वहाँ से थोड़ा दूर हो जाइएगा बेटा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर डीप है, बहुत ज़्यादा गहराई है। ठीक, तो इस इक्वेशन से हम इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से करेंगे। लेकिन अब क्वेश्चन है कि इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी आती कैसे है, ये भी एक मज़ेदार बात है बेटा। तो अगर सोचिए ज़रा, जितना मास इसमें एंट्री किया है पानी का, उतना ही मास निकल जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता तो मास का गैदरिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब वाटर इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा, और इस तरह से चीज़ें फिर ख़राब हो जाएंगी। लेकिन ऐसा कभी होता नहीं कि वाटर इकट्ठा होता है पाइप में, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसके लिए बोला है कि मास ऑफ द लिक्विड एंटरिंग एट पी, मान लीजिए चलिए पी पॉइंट है जहाँ पर इंटर कर रही है मास, पर यूनिट टाइम will be same that mass of liquid coming out, ये जो बाहर निकल रही है क्यू पॉइंट है, ठीक है ना, पर यूनिट टाइम, मतलब dm/dt जो आपको दिख रहा है बेटा, इस जगह पर dm/dt की जगह पर dm/dt और dm/dt यहाँ पर p और q, जो ये p कौन सा पॉइंट है, एंटरिंग, और q कौन सा पॉइंट है, आउटगोइंग पॉइंट है, निकलने वाला पॉइंट है। तो मास पर यूनिट टाइम दोनों का सेम है, इक्वल है बेटा। सो अब देखिए मास को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो मास होता है आपका डेंसिटी से, अगर आप कंपेयर कर लें बेटा, ये आप फॉर्मूला देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ये फॉर्मूला दिख रहा होगा। सो यहाँ से क्या लिखेंगे, रो इंटू वॉल्यूम। तो रो तो चलो ठीक है, वाटर का रो हमने कर लिया, यहाँ पर अगर वाटर है तो और कोई फ्लूइड्स होगा तो कोई दूसरे का हो जाएगा। वॉल्यूम हम कैसे लिखेंगे बेटा, तो एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू जितना डिस्प्लेस कर गया छोटे से टाइम में। तो सपोज यहाँ पर जो डिस्प्लेस कर रहा है v1 dt कर रहा है, जो यहाँ पर dx आ रहा है ना बेटा, वो आ रहा है v1 dt, क्योंकि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। तो ये स्पीड v1 है, और छोटे से टाइम dt में जो कर रहा होगा वही तो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इस तरह से दोनों तरफ हम बनाएंगे, यहाँ पर बनाएंगे दूसरी तरफ रो a2 v2 dt/dt। अब आप पाएंगे बेटा कि dt से dt कैंसिल आउट हो जाएगा, dt से dt कैंसिल, रो से रो भी कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास फाइनली बचा क्या, बचा a1 v1 इक्वल a2 v2, a1 v1 इक्वल a2 v2। यही बारे में बार बार बोले कि वॉल्यूम फ्लो रेट और डिस्चार्ज रेट क्या होता है, कांस्टेंट होता है, a1 v1 इक्वल a2 v2। आई होप कि अब ये बातें आपको क्लियर हो गई होगी बेटा। चलिए, अगर ये चीज़ें क्लियर है बेटा, तो बर्नौली लॉ आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। ये जो थ्योरम होता है बेटा, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर ही होता है, बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही है और कुछ है नहीं। सो दिस थ्योरम इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉर एन आइडियल फ्लूइड्स। और ध्यान देना, आइडियल फ्लूइड्स की ही बात करेंगे, फ्लोइंग थ्रू ए ट्यूब ऑफ वेरिएबल क्रॉस सेक्शन। इसका जो भी क्रॉस सेक्शन होगा ये भी वेरिएबल, एक तरफ ज़्यादा है तो एक तरफ कम है बेटा। हैविंग नो सोर्स और सिंक इन बिटवीन, कोई भी बीच में सोर्स नहीं होना चाहिए कि दूसरा पानी दे दिया या फिर सिंक है ना, इस तरह से कुछ भी बीच में नहीं है। अब ध्यान से देखिए बेटा, सबसे पहले हम W1 को बोलेंगे, वर्क को बोल रहे हैं। तो वर्क, अगर हम इस तरह के एंट्री वाले वर्क को देखें तो वर्क हम प्रेशर की वजह से सबसे पहले देखेंगे। किसकी वजह से देखेंगे, यहाँ पर तो प्रेशर ही रहेगा। क्या रहेगा बेटा, प्रेशर रहेगा ना, फ्लूइड्स का प्रेशर रहता है, ये रहता है। तो अगर आप प्रेशर की वजह से वर्क देखेंगे बेटा, तो देखिए इधर प्रेशर अंदर की तरफ है। आपको मैंने एक कहानी समझाई थी, अगर आपको याद होगा तो, कि अगर ये आप पिछले वीडियो को मेरे देखते आए होंगे तो समझ में आ गया होगा। एक मैंने कोई छोटा सा पाइप एज्यूम कर लिया किसी फ्लूइड्स के अंदर, ऐसे है ना।
तो प्रेशर इस पर कैसे काम कैसे कर रहा था, प्रेशर जो लग रहा था बेटा इस साइड से ऐसे लग रहा था, इस साइड से ऐसे लग रहा था। ये कहानी मैं आपको बहुत पहले समझा चुका हूँ, जिसकी वजह से ये रेस्ट में रहता था और ये सारी बातें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो प्रेशर की डायरेक्शन को मैं एक्सप्लेन किया था वहाँ बेसिकली। तो यहाँ प्रेशर की डायरेक्शन देख रहे हैं P1 A1 इस तरह से आपको दिखाई दे रहा होगा, इधर प्रेशर की डायरेक्शन P2 A2 इस तरह से दिखाई दे रहा होगा। सो अब यहाँ जो मैं वर्क लिखने जा रहा हूँ प्रेशर की वजह से, वो क्या लिखूंगा, पहले तो लिखूंगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क का ही डिफिनीशन ही होता है, तो हमने लिख दिया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। कॉस 0 क्यों किया, क्योंकि देखिए यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन यही है, प्रेशर इंटू एरिया फोर्स हो गया, और डिस्प्लेसमेंट भी आगे बढ़ रहा होगा ये, तो हमने इसी तरह से कर लिया। और हमने पीछे अभी डिस्प्लेसमेंट को निकाला था, क्या निकाला था, V1t किया था ना, V1 dt किया था छोटे टाइम के लिए। यहाँ पर नॉर्मली मैं V1t कर रहा हूँ कि t टाइम में ये चल गया होगा V1t, ठीक है। सो V1t हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया इसका एरिया। अब यहाँ पर ये फोर्स, आप कीजिएगा ये फोर्स से फोर्स का क्या होता है, बार बार ये फॉर्मूला आ रहा है बेटा, कौन सा, प्रेशर का फॉर्मूला आप देख चुके हैं, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। सो क्रॉस ऐसे कर देंगे तो आपको मिलेगा प्रेशर इंटू एरिया फोर्स की जगह पर, तो प्रेशर इंटू एरिया और ये डिस्प्लेसमेंट होगा V1t, और दोनों के बीच का जो एंगल है वो 0 है, तो ये हो जाएगा आपके पास P1 A1 V1t। इसी तरह से आप WT यहाँ का आप देखेंगे, इस वाले पार्ट का देखेंगे बेटा, तो यह आ जाएगा F2 X2 cos 180। क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर इस डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, दोनों अपोजिट है, तो cos 80 तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम करेंगे P2 A2, फिर से मुझे फोर्स पता है, V2T। तो टोटल वर्क डन बाय प्रेशर बोल सकते थे, तो क्या हो जाएगा W1 प्लस W2, दोनों को ऐड कर लिया जाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक बातें समझ में आ रही हैं सर। अब इसको हम इक्वेशन ऑफ क्वांटिटीज थोड़ा सा हम इजी करने वाले हैं, क्या करने जा रहे हैं जरा गौर से देखिएगा। A1 V1 इक्वल A2 V2, ये जो इक्वल होता है बेटा वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग इन और आउट पर यूनिट टाइम की इक्वल होता है। एक ही चीज़ है, क्यों बार बार यहीं से चीज़ें आ रही थी, आप पीछे देखिए थे बेटा। अगर मैं A1 V1 और रो को अगर ना कट करूं, ध्यान से देखिएगा, रो A2 V2, तो ये इक्वल किसके था, स्टार्टिंग में जो हमने लिखा था ये किसके इक्वल लिखा था, मास पर टाइम के इक्वल लिखा था, मास पर टाइम के ही इक्वल लिखे थे ना, तभी तो ये सारी चीज़ें बनी थी। अब रो को अगर आप कॉमन लेके उस साइड भेज दीजिए, तो अगर आप भेजेंगे तो ये ऐसा ही दिखाई देगा, A1 V1 इक्वल A2 V2 इक्वल क्या दिखा, मास अपॉन रोटी दिख गया, मास अपॉन रोटी दिख गया बेटा। अब टी को क्या कर लें, टी को इधर लेके चले आइए, टी को, तो जैसे ही टी को इधर लेके आएंगे तो ये A1 V1 टी इक्वल हो जाएगा A2 V2 टी, ये कुछ इस तरह से देखिएगा। इसका फ़ायदा क्या था, ऊपर हमने देखा था कि A1 V1 टी आया था, जरा गौर से देखिएगा यहाँ पर, आप यहाँ देखिए बेटा, ये आया था A1 V1 टी, A1 V1 टी, ये पूरा पार्ट, और यहाँ पर भी आया था A2 V2 टी। पूरे पार्ट की जगह पर हम रिप्लेस कर सकते हैं क्या, m बाई रो, m बाई रो, m बाई रो। तो अगर मैंने रख दिया m बाई रो और दोनों को ऐड कर दिया, तो नॉर्मली आ जाएगा P1 माइनस P2 m बाई रो। ये आपको समझ आई होगी लाइन, आई होप। मैं लिख देता हूँ कम्प्लीटली ताकि कोई डाउट न रह जाए यहाँ पर बेटा आपको, ठीक है। चलिए लिख ही देते हैं। W हमारे पास क्या था, W था मेरे पास W1 प्लस W2 था बेटा, और W1 की जगह पर क्या था आप अच्छे से देख लीजिए, P1 A1 क्या है बेटा आपके पास, P1 A1 V1T प्लस, नहीं माइनस है ना, माइनस P2 A2 V2T। अब यहाँ से अगर मैं लिखूँ P1 और इस पूरे की जगह पर आ जाएगा m बाई रो माइनस P2, और इस पूरे की जगह पर आ जाएगा m बाई रो। तो अगर मैं m बाई रो को कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास ये रिजल्ट आने वाला है। ठीक है जी, ये तो समझ आ गया। अब वर्क एनर्जी थ्योरम से हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है कि टोटल वर्क डन बाय बॉडी बोल सकते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की इक्वल होती है। सो टोटल वर्क डन इक्वल होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की इक्वल होता है। इस फॉर्मूले से भी अगर आप देखेंगे तो ये चीज़ें आपको निकल के आने वाली हैं। अब टोटल वर्क डन यहाँ पर क्या होगा और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, मैं अभी बता रहा हूँ। टोटल वर्क डन बेटा, वर्क डन दो चीज़ की वजह से होता है, एक तो प्रेशर की वजह से हो रहा है बार बार, और दूसरा वर्क डन जो होता है पोटेंशियल एनर्जी की वजह से होगा। ठीक है बेटा,
ये दो चीज़ों की वजह से हमारे पास वर्क डन होने वाला है, प्रेशर की वजह से होने वाला है, किसकी वजह से, पोटेंशियल एनर्जी की वजह से होने वाला है। तो मैंने वहीं यहाँ पर लिखना स्टार्ट किया कि जो टोटल वर्क डन है ये हमारे पास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रेशर की वजह से क्या हो जाएगा, P1 माइनस P2 m/रो हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डायरेक्ट हम लिख ही चुके हैं, क्या लिखे हैं बेटा, ये भी हम लिखे हैं कि हाफ m/v2 का स्क्वायर माइनस हाफ m/v1 का स्क्वायर। और चेंज इन ये वर्क डन को हम इस तरह से भी लिख रखे हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में भी कन्वर्ट कर लिए हैं। तो ये हमारे पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगा, देखिए अब ध्यान से सुनिए, यहाँ बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। देखिए कंजर्वेटिव जो वर्क डन होता है बेटा वो होता है माइनस पोटेंशियल एनर्जी के, माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के। तो अगर मैं इस साइड माइनस रख ही देता हूँ, आइए रख के पूरा दिखा देते ना, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, बाद में बोलेंगे सर ये हुआ कैसे था। देखिए वर्क डन बाय प्रेशर प्लस वर्क डन बाय पोटेंशियल एनर्जी इक्वल हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो वर्क डन बाय प्रेशर प्लस, इसको हम लिखेंगे प्लस नहीं, अब हो जाएगा माइनस, ये माइनस हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी इक्वल हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। सो प्रेशर का जो फॉर्मूला बन गया फाइनली चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ बेटा, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ पहले वर्क डन, चेंज वर्क डन किसकी वजह से, प्रेशर की वजह से, तो P1 माइनस P2 m/रो। अब यहाँ पर चेंज इन क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल, तो काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। सो हाफ mv², पहले फाइनल का v2 का लिख दिया, फिर माइनस v1 का, फिर यहाँ पर mgh, सो पहले फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल यहाँ पर देख लीजिए आप, S2 ज़्यादा था ना, बड़ा था ना बेटा, S2 माइनस H1। तो इस तरह से मेरे पास ये इक्वेशन आ गई। थोड़ा सा इसको हम अगर एनालिसिस करेंगे तो कुछ ये फॉर्मेट आपको दिखाई दे रहा होगा, 1 वाले को एक तरफ लेके चले गए हैं, 2 वाले को एक तरफ लेके चले आए हैं, ठीक है बेटा। यहाँ से जितने भी मास थे सभी के सभी मास क्या हो गए हैं, कैंसिल हो गए हैं। तो हमारे पास रिजल्ट आया P1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर प्लस रो GH। अब इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, mgh की जगह पर रो GH हो गया है, ऐसे याद रखिए, mgh की जगह पर रो आ गया है। हाफ mv² होता है तो हाफ रो v² हो गया है, हाफ रो v² हो गया, और यहाँ पर पावर p सिर्फ आ गया, पावर माफ कीजिए प्रेशर आ गया, ठीक है ना। सो हमारे पास जो बर्नौली का इक्वेशन आ गया वो आ गया p प्लस हाफ रो v² प्लस h रो GH, और यही इक्वल हो गया कांस्टेंट। ये हो गया मेरे पास बर्नौलीज लॉ। अब इसके ढेर सारे एप्लीकेशन पर हम बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन को कर लिया जाए। ये क्वेश्चन प्यारा सा क्वेश्चन दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस ऑफ वाटर स्ट्रीम h डिस्टेंस बिलो द माउथ ऑफ टैप। ये माउथ ऑफ टैप है, इससे s डिस्टेंस पर हमसे पूछ रखा है क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होने वाला है। चलिए ठीक है जी, पहले हम कॉन्टिन्यूटी प्रिंसिपल का यूज कर लेते हैं। a/v0 यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया तो पता ही होगा इस टैप का, इस टैप का क्रॉस सेक्शन एरिया a है, ठीक है जी। और यहाँ पर v0 हम एज्यूम कर रहे हैं कि इसको v0 इनिशियली कुछ दिया होगा। बर्नौलीज प्रिंसिपल का अगर हम यूज करें बेटा तो दोनों जगह बर्नौलीज प्रिंसिपल, एक तो ये क्रॉस सेक्शन और दूसरा ये क्रॉस सेक्शन, ठीक है ना, और ये स्ट्रीम लाइन ही फ्लो कर रही होगी। सो P0 प्लस हाफ रो V0 का स्क्वायर प्लस रो GH इक्वल P0 हाफ रो V² प्लस रो G, इस तरह से हो गया। तो अगर मैं ऊपर वाले पार्ट को देखूं पहले, तो ऊपर वाले पार्ट पर आपका हो जाएगा P0, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाफ रो V0 का स्क्वायर, क्योंकि मुझे V0 पता था, रो GH। तो यहाँ पर अगर रेफरेंस हमने ले लिया तो पोटेंशियल एनर्जी अब यहाँ पर क्या हो जाएगी, रो GH हो जाएगी। नीचे की अगर बात करें बेटा तो यहाँ पर हो जाएगा P0, यहाँ नीचे 2 वाले पॉइंट पर मैं लिख ही देता हूँ बेटा, है ना, नहीं तो बाद में कंफ्यूज हो जाएंगे। ये पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 2 है नीचे वाला। सो देखिए बेटा ये P0 हो गया, ये हाफ रो V² हो जाएगा, और यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट 0 तो h की वैल्यू 0 तो पूरा 0 हो जाएगा, और यहाँ पर वेलोसिटी मुझे नहीं पता, v है, मैंने एज्यूम कर लिया। यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे तो v की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास रूट में V0 का स्क्वायर प्लस 2gh। अब इस v की वैल्यू को हम पुट कर लेंगे यहाँ पर, v की वैल्यू को यहाँ पर जैसे ही पुट करेंगे मेरे पास स्मॉल a की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ गई, a/v0 अपॉन रूट में V0 का स्क्वायर प्लस 2gh। आई होप कि इस क्वेश्चन को आप एंजॉय किए होंगे। एक और क्वेश्चन हम आपको करा देते हैं बेटा, ठीक है, मान के चलते हैं बेटा ऐसा
इस तरह से हमने एक सिस्टम जनरेट कर लिया, ठीक है। इस तरह से हमने एक सिस्टम जनरेट कर लिया। अब इस पूरे सिस्टम में क्या है कि दो जगह से ना ऐसे वाटर आ रहा है और दो जगह ऐसे वाटर जा रहा है। अलग अलग क्रॉस सेक्शन एरिया हम एज्यूम करके चलते हैं, जैसे इसका 1, इसका 2, इसका भी चलो 2 ही कर लो, इसका कर लो 4। ये सेंटीमीटर स्क्वायर सभी के सभी हैं। ये स्पीड कुछ दे रखी है, सपोज यहाँ पर 2 मीटर पर सेकेंड दे रखी है, यहाँ पर 1 मीटर पर सेकेंड दे रखी है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन है, और किसी एक में पूछ लिया यहाँ पर 3 मीटर पर सेकेंड दे रखी है, और इसमें पूछ लिया कि यहाँ पर क्या होने वाला है। तो यहाँ पर डरना नहीं है बेटा, यहाँ पर करना क्या आपने को, ये आपका क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब आपको करना है A1V1 प्लस A2V2 इक्वल A3V3 प्लस A4V4, ये आपको कर लेना है बेटा, ठीक है। इस फॉर्मूले से आप कंप्लीट सॉल्यूशन कर सकते हैं। ये जो मैं स्टार्टिंग वाला लिखा हूँ बेटा, ये मैंने क्या लिखा हूँ, ये मैं लिखा हूँ इनकमिंग वाला। क्या लिखा हूँ बेटा, इनकमिंग वाला लिखा हूँ। और ये मैंने क्या लिख रखा है बेटा, ये मैंने लिख दिया कमिंग आउट, लिख सकते हो इसको, बाहर जाने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से आप कर सकते हैं 2 × 1 प्लस यहाँ पर 2 × 1, फिर से देखिए 2 × 1 हो गया, और ये भी 2 × 1 ही है इनकमिंग वाला। और ये यहाँ पर क्या आउटगोइंग में 2 × 3 प्लस, अब यहाँ पर 4 × v, मुझे नहीं पता, और v की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह से आप इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी का यूज करके इस प्रॉब्लम को कर सकते थे।